अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। लास्ट लेक्चर में हम जमात दहम का कीमियाई तामुलात और उसकी किस्में हिस्सा अव्वल ये सबक पढ़ रहे थे। हम थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं और उससे आगे का देन नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें चैप्टर में देखा था कि क्या कीमियाई तामुलात किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा था उसमें तबई तब्दीली क्या होती है, कीमियाई तब्दीली क्या होती है, इसके दरमियान हमने फ़र्क देखा था। यहाँ कुछ एग्जांपल्स थी जिसको आपको पहचानना था कि ये एग्जांपल्स किसको ज़ाहिर करती हैं, तबई तब्दीली को या कीमियाई तब्दीली को। यहाँ पे तबई तब्दीली की कुछ किस्में मैंने आपको बताई थी। कीमियाई तब्दीली के यहाँ पे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। कीमियाई तामुल किसे कहते हैं, उसमें कीमियाई मसावात लिखते वक्त आमिल अशिया किसे कहते हैं, हासिल अशिया किसे कहते हैं, इसकी तारीफ हमने देखी थी। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमने देखी हैं। देन नेक्स्ट है, हमने देखा था कि कीमियाई तामुलात को ज़ाहिर करने के लिए मसावत को किस तरह से लिखा जाता है, उसकी कौन कौन सी यहाँ पे शरायत हैं, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन कीमियाई तामुलात की किस्में, इस पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो एग्जाम्पल दी जाएगी वो आपको पहचानना होता है, खाली जगह में भी पूछा जाता है, और या तो फिर तारीफ लिखने के लिए। तो 2-3 तरीक़ों से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कीमियाई तामुलात की किस्मों में हमने देखा था तरकीबी अमल किसे कहते हैं। देन उसके बाद तहलीली अमल, एक आमिल शय से 2 या ज़ायद अशिया हासिल होती हैं। देन हमने देखा था हटाव का अमल, जिसमें क्या होता है सुस्त आमिल अंसर जो है दूसरे मरकब से, जिसमें क्या होता है सुस्त आमिल अंसर हटा दिया जाता है और उसकी जगह कौन ले लेता है, तेज़ आमिल अंसर जो ज़्यादा तेज़ी के साथ अमल करता है और नया मरकब बनता है। ये हुआ था हटाव का अमल। उसमें दिन हमने देखना था दोहरा हटाव का अमल, एक पॉइंट हमसे मिस हो गया था। किसे कहते हैं दोहरा हटाव का अमल, ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से, है ना, इसके पहले भी मैंने आपको आयन क्या होता है ये बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन की जो लेन देन होती है ना, उस पर जो चार्जेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो आयनों के तबादले के नतीजे में क्या होता है, रसूब तैयार होता है, मतलब कोई शक्ल जो है हमें ठोस शक्ल में हासिल हो रही है, पाउडर की शक्ल में हासिल हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, रसूब कहते हैं। यानी रसूब साजी का अमल जिस अमल में होता है वो अमल क्या कहलाता है, दोहरा हटाव का अमल। ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है उसे दोहरा हटाव का अमल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आयन हट रहे हैं, आयनों की जगह तब्दील हो रही है, प्लस रसूब तैयार हो रहा है, इसलिए इसे दोहरा हटाव का अमल कहा गया है। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आपके सामने दी गई हैं, जैसे कॉपर सल्फेट जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ अमल करता है, तो अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो था वो एक्वियस कंडीशन में था, अब हमको कॉपर सल्फाइड हासिल हो रहा है जो सॉलिड शक्ल में होगा, पाउडर की शक्ल में होगा। तो यहाँ पर रसूब, कॉपर सल्फाइड का रसूब हमें हासिल हो रहा है और साथ ही हमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वियस हालत में मिल रहा है। तो ये कौन से अमल की मिसाल है, दोहरा हटाव के अमल की मिसाल है। देन नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमल करता है तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, प्लस पानी जो है अलहदा होता है, ये भी दोहरा हटाव के अमल की मिसाल है। देन इसी तरह से जब कॉपर क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ अमल करता है तो हमें क्यूप्रिक आयोडाइड हासिल होता है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड जो है वो अलहदा हो जाता है। तो इस तरह से ये जो अमल है कॉपर क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो अमल हो रहा है, इसमें जो क्यूप्रिक आयोडाइड है वो हमको रसूब की शक्ल में हासिल हो रहा है, इसलिए ये किसकी मिसाल है, दोहरा हटाव के अमल की मिसाल है। इसी तरह से जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अमल करता है तो सिल्वर नाइट्रेट की बजाय हमें सिल्वर क्लोराइड हासिल होता है और सोडियम नाइट्रेट अलहदा होता है। सिल्वर क्लोराइड जो है रसूब की शक्ल में होता है, ये भी दोहरा हटाव के अमल की मिसालें हैं। देन हम नेक्स्ट देखे थे इसके बाद हरारत ज़ा अमल किसे कहते हैं, हरारत गिर अमल किसे कहते हैं,
कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने पेश की थी। देन यहाँ पर लास्ट में हम देख रहे थे कि कुछ कीमियाई अमल जो होते हैं वो तेज़ रफ्तारी के साथ होते हैं, बहुत कम वक्त में अंजाम पाते हैं, और कुछ कीमियाई अमल जो हैं वो सुस्त रफ्तारी के साथ होते हैं, यानी उनके दरमियान तामुलात होने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कीमियाई तामुल की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये हमारा लास्ट पॉइंट था, कौन कौन से अवामिल हैं जो कीमियाई अमल की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आमिल अशिया की नवैयत, सेकेंड आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत, थर्ड आमिल अशिया का इर्तिकाज़, तामुल का दर्जा हरारत, और लास्ट है तमासी आमिल। ये तमाम जो अवामिल हैं वो कीमियाई अमल की रफ्तार को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, है ना। तो हम देखेंगे वन बाय वन कि आमिल अशिया की नवैयत मतलब क्या। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है कि अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक लेते हैं, है ना, तो एल्यूमिनियम और जिंक को हम हल्काए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, तो इस अमल में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। यानी कि अगर सपोज हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम लिया और उसके साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो हमको यहाँ पर किसका नमक मिलेगा, एल्यूमिनियम का नमक मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज होगी। तो इस तरह से अगर हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो एल्यूमिनियम जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमल करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हो जाती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हासिल होता है। इसी तरह से जब जिंक जो है वो HCl के साथ अमल करती है तो जिंक क्लोराइड हासिल होता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इन जिंक धात के मुकाबले में एल्यूमिनियम धात जो है वो तेज़ाब के साथ तेज़ी के साथ अमल करती है। यानी एल्यूमिनियम और जिंक का यहाँ नेचर बताया गया है कि उनकी जो नवैयत होती है, यानी जिस तरह से वो बने हुए होते हैं, उनके जो जौहर जो अटैच होते हैं, उसकी बिना पर क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ अमल करता है बनिस्बत जिंक के। जिंक कम रफ्तार के साथ अमल करती है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम के तामुल की शरह जिंक के तामुल की शरह बनिस्बत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आमिल अशिया की नवैयत या तामुली सलाहियत जो है कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होती है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत। यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको बताया गया है कि हमको 2 इम्तिहानी नली लेना है और इम्तिहानी नली में हमें शाह आबादी फॉर्श मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, इसके अगर एक नली में हम उसके टुकड़े डालते हैं और एक नली में हम सुफूफ डालते हैं और साथ ही दोनों नलियों में हम 10-10 मिलीलीटर हल्काया मतलब डायल्यूटेड HCl डालते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों नली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनने की रफ्तार किस एक में तेज होती है और एक में धीमी होती है। तो जब हम देखते हैं कि शाह आबादी फर्श के टुकड़ों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। जो टुकड़े हैं, हमने एक में सुफूफ लिया था, एक में टुकड़े लिए थे, तो टुकड़ों के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है वो स्लोली होती है, लेकिन सुफूफ के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है वो बहुत तेज़ी के साथ उसके जो बुलबुले हैं वो बनते हैं। तो इस तरह से इस बात से पता चलता है कि तामुल की शरह, अमल करने की जो रफ्तार होती है वो तामुल में हिस्सा लेने वाले ज़र्रात के जिसामत पर मुनहसिर होती है। जो भी शय कीमियाई अमल में हिस्सा ले रही है वो अगर जितनी पाउडर की शक्ल में होगी वो उतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ अमल करेगी, और उसके बड़े बड़े टुकड़े लेंगे तो वो धीरे धीरे घुलेगी, धीरे धीरे वो हल होगी और इस तरह से वक्त ज़्यादा लगेगा। तो कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत जितनी छोटी होती है
ان کے تعامل کی شرح اتنی زیادہ ہوتی ہے نا. یہ پوائنٹ آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے. دین نیکسٹ ہے تھرڈ پوائنٹ ہے عامل اشیاء کا ارتکاز. کانسنٹریشن آف ریئیکٹنٹس. کانسنٹریشن دیکھو میں نے اس کے پہلے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے مرتکز اور ایک ہوتا ہے ہلکایا ہوا. یہ دو کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے. جیسے ہم نے ہائیڈروکلورک ایسڈ لیا ہے, تیزاب لیا ہے, تو اس میں پانی کی کچھ مقدار شامل ہو تو وہ کیسا ہو جاتا ہے, ڈائلیوٹیڈ ہو جاتا ہے, ہلکایا ہو جاتا ہے. اور اس کو اگر ہم اصل حالت میں لیتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے مرتکز. تو اب یہاں پر جو ابھی ہم نے پریکٹیکل کیا, جیسے اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ شاہ آبادی فرش کے ٹکڑوں پر جب ہم ہلکایا ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے خارج ہونے کی جو رفتار ہے وہ دھیمی ہوتی ہے بنسبت پاؤڈر کی. تو اسی طرح سے اگر ہم اسی ٹکڑوں پر اور اسی صفوف پر ہلکائے ہائیڈروکلورک ایسڈ کی بجائے اگر ہم مرتکز یعنی کانسنٹریٹڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالتے ہیں تو کیمیائی عمل کی رفتار بڑھ جاتی ہے نا. سمجھ لو اگر 1 منٹ میں ٹکڑوں کے ساتھ 15 گیس کے بلبلے خارج ہو رہے تھے تو اب یہاں پہ اس کی رفتار جو بڑھ جائے گی 15 سے 30 بھی ہو سکتی ہے, 15 سے 20 بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے کانسنٹریٹڈ اگر ہم استعمال کر رہے ہیں, مرتکز استعمال کر رہے ہیں تو رفتار زیادہ ہوگی, تعامل کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور اگر ہم صفوف حاصل کرتے ہیں تو تعامل کی شرح جو ہے یہاں پر کم ہوگی. دین نیکسٹ ہے تعامل کا درجہ حرارت. یہاں پر چونکھڑی کا جو عمل ہے یا جو چونے کے پانی کی کا ہم نے پریکٹیکل اس کے لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم چونا جو ہے ان بجھا چونا پانی میں ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس میں حرارت خارج ہوتی ہے اور برتن جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے نا. اب اس عمل میں ہم اگر برنر سے اس پاٹ کو یا اس امتحانی نلی کو حرارت نہ دیں تو چونے کا جو صاف پانی ہے وہ دودھیا نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم اس کو ایسی ہی حالت میں رہنے دیں روم ٹیمپریچر میں تو جو پانی ہے اوپر کا پانی صاف شفاف دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہاں پر تعامل کی شرح جو ہے وہ 0 ہے. اب ہم اسی پانی کو گرم اگر کرتے ہیں تو گرم کرنے پر تعامل کی کیمیائی عمل کی رفتار جو ہے وہ بڑھتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ماحصل کے طور پر تیار ہوتی ہے. ماحص مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ گیس خارج ہوتی ہے اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تعامل کی شرح حرارت پر منحصر ہوتی ہے اور حرارت بڑھانے پر تعامل کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے اگر ہم نے پھٹکری لیا ہے اور اس کو ہم کو پانی میں حل کرنا ہے تو پھٹکری جو ہے اگر ہم ٹھنڈے پانی میں حل کرتے ہیں تو اس کو ٹائم لگے گا اس کو پورا حل ہونے کے لیے, لیکن اگر اسی کو ہم گرم پانی میں ڈال کر اس کو حل کرتے ہیں تو وہ زیادہ تیزی کے ساتھ حل ہو جائے گی. تو اس طرح سے کیمیائی تعامل کے کیمیائی عمل جو ہے یا اس کی شرح جو ہے وہ درجہ حرارت پر بھی مبنی ہوتی ہے. دین اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ اس میں دیا ہوا ہے کہ تماسی عامل. اب تماسی عامل کسے کہتے ہیں, پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے کہ جس شے کی موجودگی کی وجہ سے کیمیائی تعامل کی شرح میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. جس شے ہے نا, ایسی شے جس کی وجہ سے کیمیائی عمل کی رفتار کو مزید بڑھایا جاتا ہے. اگر عمل تیزی سے ہو رہا ہے لیکن ہم کو اس کی اسپیڈ اور بڑھانا ہے تو ایسے وقت میں ہم جو شے استعمال کر رہے ہیں اس عمل کی رفتار کو بڑھانے کے لیے اس شے کو ہم تماسی عامل کہتے ہیں, ہے نا. تو اب تماسی عامل کی ایک خوبی کیا ہے کہ وہ کیمیائی عمل کی رفتار کو بڑھاتا تو ہے لیکن وہ خود کیمیائی عمل میں حصہ نہیں لیتا. جیسے مثال کے طور پر ہائیڈروجن پیروکسائڈ H2O2 کی جب تحلیل ہوتی ہے تو پانی اور آکسیجن جو ہے یہ بننے کا تعامل کمرے کے درجہ حرارت پر بہت دھیما ہوتا ہے. لیکن اگر ہم مینگنیز ڈائی آکسائڈ MnO2 کا صفوف ڈالیں تو یہی جو علیحدگی کا عمل ہے, یہی جو تحلیل کا عمل ہے وہ زیادہ تیز رفتاری سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے تماسی عامل ہیں جیسے نکل ہے اور آئرن ہے, پلیٹینم ہے, ونائڈیم ہے.
है ना, निकल, आयरन, प्लेटिनम, वेनेडियम, ये सारे जो अशिया हैं या जो अनासिर हैं, इनको भी हम तमासी आमिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कीमियाई अमल की रफ्तार को बढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट कीमियाई अमल की जो किस्म है उसका नाम है अमल तकसीद, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी तारीफ देखेंगे, 2 से 3 तारीफ हैं, आप कोई भी तारीफ इसमें लिख सकते हैं, लेकिन तीनों तारीफ अगर आपको याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि किसी भी किस्म से किसी भी तरीके से अगर उस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखने के काबिल हो जाएं। तो पहली तारीफ हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जिस कीमियाई अमल में आमिल यानी जो कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाली अशिया हैं, जिस कीमियाई अमल में आमिल अशिया का ऑक्सीजन से मिलाप होता है, आमिल अशिया का ऑक्सीजन से मिलाप यानी आमिल शय के साथ क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, उस अमल को अमल तकसीद कहते हैं। पहला पॉइंट क्या हुआ, आमिल अशिया में ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है। देन जिस तामुल में, दूसरी तारीफ है, जिस तामुल में आमिल अशिया से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और माहसले मिलता है ना, यानी अलहदा हो जाती है, ऐसे तामुल को अमल तकसीद कहते हैं। 2 तारीफ यहाँ बताई गई है, या तो ऑक्सीजन का मिलना है या तो हाइड्रोजन का अलहदा होना है, हाइड्रोजन का खारिज होना है। अब यहाँ पे 3 एग्जांपल्स बताई गई हैं, आप आसानी से समझ सकते हो कि देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं या कीमियाई अमल करते हैं तो हमको माहसल के तौर पर क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों चीज़ें हैं जो हैं, दोनों अनासिर जो हैं वो यकजान होकर मुरक्कब बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन थी वो किसमें मिल गई, मैग्नीशियम में। ओके, तो इस तरह से ऑक्सीजन इसने मिलाप कर लिया, हासिल कर लिया, ये अमल तकसीद है। सेकेंड इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें हासिल होता है। चूंकि कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर ले रहा है, हासिल कर ले रहा है, उससे मिलाप कर रहा है, इसलिए माहसल जो है हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी अमल तकसीद की मिसाल है। देन नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्राइड, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि Mg और H2 इसका जो मुरक्कब है, जब इनका जब अमल होता है तो मैग्नीशियम जो है अलग हो जाता है और हाइड्रोजन, आप देखेंगे ऊपर की तारीफ में माहसल के तौर पर हमें क्या क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अलहदा हो रही है, हाइड्रोजन अलहदा हो रही है, अलग हो रही है। ये अमल भी अमल तकसीद की मिसाल में, ये अमल भी अमल तकसीद का अमल कहलाता है। तीसरी तारीफ, अमल तकसीद की तीसरी तारीफ है एक या जायद, एक भी हो सकता है, कम से कम एक भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील पर डिपेंड करता है। एक या जायद इलेक्ट्रॉन खो देना भी तकसीदी अमल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फेरस से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खो दे रहा है। हमने इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि जब अनासिर जो है इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो उन पर प्लस चार्ज हो, ओके, तो यहाँ पर Fe2+ से क्या हो गया, फेरिक Fe3+ हासिल हो रहा है। तो इस तरह से फेरस से फेरिक हासिल हुआ, इलेक्ट्रॉन खोने का अमल यहाँ पर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन खो देना भी अमल तकसीद की मिसाल है। ये जो आयनिक तामुल है, आयनों का लेन देन हो रहा है यहाँ पर, ये जो आयनिक तामुल है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से होने वाली तकसीद को बता रहा है। फेरस आयन से फेरिक आयन बनता है और इस तरह से मज़बूत बरकीबार एक इकाई से बढ़ जाता है। इस अमल के दौरान फेरस जो है एक आयन खो दे रहा है, इलेक्ट्रॉन खो देता है। इसकी मदद से हमें तकसीदी अमल की एक नई तारीफ क्या समझ में आई कि एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन खो देना तकसीदी तामुल है। देन उसके बाद एक और तामुल आपको जैसे पढ़ेंगे,
तो इसमें अमल तहवील है। सबसे पहले हम यहाँ पर अमल तहवील भी समझ लेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल मैं आपको एक तारीख जो है उसी को अपोजिट करके बताती हूँ तो आपको याद भी रहेगी। दूसरा एक अमल है अमल तहवील। अब यहाँ पर अमल तहवील में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अलहदा हो जाती है। यहाँ पर किसका मिलाप हो रहा है? हाइड्रोजन का मिलाप। यानी कि ऐसा कीमियाई अमल जिसमें पहले हमने देखा था अमल तकसीद में ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ पर ऑक्सीजन खारिज होगी, है ना। अमल तकसीद की दूसरी तारीफ में हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो अलहदा होती है, माहसल के तौर पर मिलती है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है मिलाप करेगी, है ना। तो ये जो दोनों तारीफ है, तो ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीजन खारिज होती है या हाइड्रोजन का मिलाप होता है, तो इस अमल को हम अमल तहवील कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन जो है वो अलहदा हो गई, तो इसलिए ये जो अमल है कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इस कीमियाई अमल के दौरान कॉपर अलग होता है और पानी हमें माहसल के तौर पर हासिल होता है। तो ये जो अमल है अमल तहवील की मिसाल है। तो अब दूसरी एक आपको यहाँ पे किस्म बताई गई है रिडॉक्स तामुल, है ना, या अमल तहवील वो तकसीद। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर वो लगाया है, अमल तहवील वो तकसीद। मैंने यहाँ पर और नहीं लिखा है। अगर मैं लिखूं अमल तहवील और अमल तकसीद की तारीफ बयान कीजिए, तो ऐसे वक्त में आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि और बताया गया है, तो आपको अमल तकसीद की तारीफ अलग लिखना है और अमल तहवील की तारीफ अलग लिखना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि अमल तकसीद वो तहवील, अमल तकसीद वो तहवील की तारीफ बयान कीजिए, तो ये बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी आपकी तारीफ कि ऐसा अमल जिसमें अमल तकसीद और अमल तहवील बैक वक्त अंजाम पाते हैं। मतलब ये जो दोनों अमल हैं एक ही अमल में एक साथ अंजाम पा रहे हैं, वक़ू पजीर हो रहे हैं, इस अमल को हम अमल तकसीद वो तहवील या फिर रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। ऑक्सीजन अमल तकसीद ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिडक्शन। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब अमल तकसीद वो तहवील। तो यहाँ पर हम तारीफ देखेंगे कि जब कीमियाई तामुल में तकसीदी और तहवीली तामुल बैक वक्त अंजाम पाते हैं और तकसीद की वजह से तहवीली आमिल की तकसीद होती है, तहवीली आमिल की वजह से तकसीदी आमिल की तहवील होती है, इस खुसूसियत को रिडॉक्स तामुल कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप इक्वेशन में अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अमल करती है तो सल्फर अलहदा होता है प्लस 2H2O हासिल होता है। आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलहदा हो गई, है ना, और क्या मिल रहा है? सल्फर मिल रहा है। तो ये जो अमल है वो यहाँ पे आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है अलग हो गई और यहाँ पर सल्फर हमको मिल रहा है। तो हमने देखा है कि ऑक्सीजन अगर अलहदा होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड से आपको सल्फर मिल रहा है, तो ये अमल तहवील है।
हाइड्रोजन सल्फाइड से आपको पानी मिल रहा है, तो ये किसकी मिसाल है? अमल तकसीद। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलाप कर रही है, तो ये अमल तकसीद की मिसाल है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है अमल तकसीद व तहवील। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड से हम जो हासिल मिल रहा है हमको सल्फर और पानी, तो इसमें अमल तकसीद भी बता रहा है, अमल तहवील भी बता रहा है। एक ही इक्वेशन में, एक ही तामुल में तकसीद का अमल, तहवील का अमल दोनों अंजाम पा रहा है, इसलिए किसकी मिसाल है? अमल तकसीद व तहवील, रिडॉक्स तामुल की मिसाल है। द नेक्स्ट एग्जांपल है MnO2 plus 4HCl, है ना। MnCl2 gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। ये दोनों इक्वेशन जो है आपके अमल तकसीद व तहवील की मिसालें हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, आपको ये प्लेट नज़र आ रही है, आपको इस पर कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं, या क्या हो सकता है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं फिर भी आपको मतलब बता देती हूँ कि धाती सतहों पर एक किस्म की सुर्ख रंग की ठोस तय जमी हुई नज़र आती है। ये जो प्लेट आपके सामने नज़र आ रही है ना, ये धात की बनी हुई है, और आप देखेंगे कहीं कहीं रेड रेड स्पॉट है ना दिखाई दे रहे हैं, कहीं गहरे हैं कहीं हल्के हैं। इस तह को जंग कहते हैं। इस तह को क्या कहते हैं? जंग। जो सुर्ख रंग की ठोस तह है इसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। आपको जंग का जाब्ता पूछा जाता है, तो जंग का जाब्ता है Fe2 will stop O3 H2O, यानी आयरन के साथ किसका किसका तामुल हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन और पानी का। ओके, तो ये जो जंग लग रहा है, आप बेहतर यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आयरन यानी जब लोहा या फिर धातें जो हैं खुली होती हैं और उनके साथ ऑक्सीजन और पानी का अमल होता है ना, जब खुली रहेंगी तो जाहिर सी बात है पानी भी लगेगा और हवा की जो ऑक्सीजन है वो भी उसके ऊपर से चलेगी। तो इस तरह से ये दोनों के अमल से क्या बनता है? जंग बनता है। तो आप आसानी से उसका ज़ाब्ता भी याद रख सकते हैं। देन फिज़ा में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से धातों की तकसीद होती है, यानी ऑक्सीजन से मिलाप होता है, और नतीजतन झीझ होती है, यानी धातों की जो तय होती हैं वो पतली होती चली जाती हैं। इसे धातों का ताकुल कहते हैं। ताकुल मतलब धातों का गलना। धातें जो हैं आप देखेंगे धीरे धीरे गलती हैं और यहाँ तक कि उसमें सुराख भी हो जाता है। लोहे को जंग लगता है और इस पर सुर्ख रंग की तह जमा होती है, ये लोहे का ताकुल है। देन लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, नागवार बू या सड़ान। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसके ऊपर 2 मार्क्स का आपको वजह बताइए क्वेश्चन आता है। किसे कहते हैं नागवार बू या सड़ान या रैंसिडिटी? देखेंगे कि जब पुराना बचा हुआ तेल हम ग़िज़ाई अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब उससे नागवार बू आती है। आपने ख़ास तौर से रमज़ान के महीनों में कुरकुरे पकौड़ों वगैरह का मज़ा लिया होगा, तो आप कभी नहीं अगर आपको याद है तो आप नेक्स्ट रमज़ान में इसका ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जब हम तेल में फर्स्ट डे जो है या तलते हैं पकोड़े वगैरह और उसको खाते हैं तो हमें काफ़ी फ्रेश और कुरकुरे महसूस होते हैं, उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन घरों में क्या होता है कि वही तेल जो है काफ़ी दिनों तक चलाते हैं, तो आपने 2 बातें नोट की होगी कि जो तेल है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाता है। ओके, और दूसरी बात कि जब उसमें हम कोई चीज़ तलते हैं या पकोड़े वगैरह तल रहे हैं और हम उसको खाते हैं तो उसके टेस्ट में भी तब्दीली आती है। आपने अगर घर में नहीं तो बाहर ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि टेस्ट जो है, और या तो भी कभी कभी उसमें से स्मेल भी आने लगती है। तो इस तरह से ये नागवार बू आती है। और ऐसे तेल में अनाज पकाएं तो ग़िज़ा का जायका भी बदल जाता है। जब तेल या घी लंबे अरसे तक रखा जाता है या तली हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक रखी जाती हैं तो क्या होता है कि हवा से उनकी तकसीद होकर उसमें नागवार बू पैदा होती है। ऑक्सीजन की मिलाप की वजह से तकसीद का अमल होता है और उसमें बू पैदा होती है। जिन ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सड़ांध या नागवार बू से महफूज रखने के लिए ज़िद तकसीदी आमिल यानी एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसमें ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसकी वजह से वो जो ऑयल की बू है उसमें शामिल ना होने पाए, उस शय में, उस खाने की चीज़ में वो शामिल ना होने पाए।
تو اس لیے ہوا بند ڈبے میں رکھنے سے بھی غذا کی تکثیر کا عمل دھیما کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں ہوا بند ڈبے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہوا اندر نہیں جاتی۔ جب ہوا اندر نہیں جائے گی تو آکسیجن کا ملاپ نہیں ہوگا، عمل تکثیر نہیں ہوگا، اور اشیاء جو ہیں وہ کافی دنوں تک محفوظ رہیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس چیپٹر میں ہم نے کیمیائی تعاملات کی بہت ساری قسمیں دیکھی ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، صرف آپ کو ایک تعریف یاد رکھنا ہے کم سے کم، اور کم سے کم ایک ایگزامپل یاد رکھنا ہے، تو یہ چیپٹر آپ کو آسانی سے لرن ہو سکتا ہے۔ دین انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں نئے چیپٹر کے ساتھ پھر سے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔